नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपने पास रीजनिंग का जो अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है दोस्तों सादृश्यता परीक्षण, या जिसे आप कहते हो एनालॉजी टेस्ट। ये जो अपना टॉपिक है दोस्तों सादृश्यता वाला, ये अपने सिलेबस में दिए गए हैं। अतः काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से अपने एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और काफ़ी आसान ये टॉपिक आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से अपन ने पिछला टॉपिक अध्ययन किया था वर्गीकरण वाला, ठीक उसी प्रकार अपन इस टॉपिक का भी अध्ययन करने वाले हैं। तो वर्गीकरण में जो चीज़ें अपने काम आई थी वो चीज़ें यहाँ पर भी काम आएगी। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेगा। काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको सादृश्यता परीक्षण का जो भी कंसेप्ट है वो समझाने वाला हूँ और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हल करवाने वाला हूँ। तो काफ़ी अच्छी ये कक्षा आप सभी के लिए होने वाली है। तो इस कक्षा को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका ये पूरा टॉपिक इसी कक्षा में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो अपन सादृश्यता परीक्षण करेंगे ये 2 प्रकार से करेंगे। पहला जो प्रकार रहेगा उसमें अपन शब्दों, अक्षरों व संख्याओं की क्या करेंगे, सादृश्यता परीक्षण करेंगे। दूसरा जो प्रकार रहेगा उसमें अपन चित्रित आकृतियों का सादृश्यता परीक्षण करेंगे, जिसे अपन कह रहे हैं फिगर एनालॉजी। इसी प्रकार अपन ने वर्गीकरण वाला टॉपिक पढ़ा था। पहला प्रकार अपन ने रखा था शब्दों, अक्षरों व संख्याओं का वर्गीकरण करना, और दूसरा प्रकार रखा था अपन ने चित्रित आकृतियों का वर्गीकरण करना। ठीक उसी प्रकार अपन ने इस टॉपिक को भी 2 भागों में विभाजित कर लिया ताकि अच्छे से अपन इस टॉपिक को पढ़ पाए और अच्छे से समझ पाए। तो पहला जो प्रकार है उसमें अपन शब्दों, अक्षरों व संख्याओं की सादृश्यता देखने वाले हैं कि किस प्रकार से अपन शब्दों में, अक्षरों में अथवा संख्याओं में सादृश्यता परीक्षण कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सादृश्यता होती क्या है। देखिए दोस्तों, सादृश्यता को एक और अन्य शब्द के साथ संबोधित किया जाता है जिसका नाम है दोस्तों समरूपता। सादृश्यता को समरूपता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने पास जो भी शब्द, अक्षर अथवा संख्याएं दी होगी उनमें आपस में अपन क्या करेंगे, समरूपता प्रदर्शित करेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो भी आप देखिए। पहले आप सादृश्यता की परिभाषा देख लीजिए। किसी वस्तु, शब्द, अक्षर अथवा संख्या के किसी अन्य वस्तु, शब्द, अक्षर अथवा संख्या से गुण, रूप, आकार, प्रकार या लक्षण आदि में किसी भी प्रकार से प्रदर्शित या निहित समानता को सादृश्यता या सहसंबंध या समसंबंध या समरूपता कहते हैं। यहाँ तक आया होगा आप सभी को समझ में कि सादृश्यता क्या होती है। एक बार मैं इसे सिंपल परिभाषा में आपको समझा देता हूँ कि सादृश्यता क्या होती है। सादृश्यता का सीधा सीधा मतलब ये याद रखिएगा आप कि कोई भी अपने पास शब्द, अक्षर अथवा संख्या दी होगी, उसका अन्य शब्द, अक्षर अथवा संख्या से गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण, इन सभी में से किसी भी प्रकार की जो समानता होगी उसे अपन क्या कह रहे हैं, सादृश्यता कह रहे हैं। अब ये जो दोनों अपने पास शब्द, अक्षर अथवा संख्या हैं, ये परस्पर क्या कर रही हैं, संबंध व्यक्त कर रही हैं, इसलिए अपन ने इसे क्या कह दिया, सहसंबंध कह दिया। अब ये जो संबंध है दोस्तों ये क्या है, समान है, इसलिए अपन ने इसे क्या बोल दिया, समसंबंध बोल दिया। इसके अलावा ये जो अपने पास दोनों शब्द, अक्षर अथवा संख्या हैं, ये रूप में क्या कर रही हैं, समानता प्रदर्शित कर रही हैं, इसलिए अपन ने क्या कह दिया, इसे समरूपता भी कह दिया। तो जो सादृश्यता है इसको अपन अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों, सहसंबंध, समसंबंध, असमरूपता। तो ये चारों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। कोई सा भी नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जनरली जो अपन शब्द का प्रयोग करते हैं वो सादृश्यता शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आया समझ में कि सादृश्यता क्या होती है। अब अपन देखते हैं किस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। सादृश्यता वाला जो प्रश्न आएगा वो किस प्रकार से व्यवस्थित होकर आएगा, ये सभी जानकारी आप अब प्राप्त कीजिए। ये परिभाषा बस आपको समझाने के लिए थी, बाकी ये कहीं भी अपने एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। आपको तो एग्जाम में क्या करना है, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर करना है और वही कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी देखिए, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों में 2 समूह दिए होते हैं। इस टॉपिक से संबंधित जो भी अपने पास प्रश्न आएगा उसमें आपको 2 समूह दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये पहला समूह है और ये दूसरा समूह। इस प्रकार से 2 समूह होंगे और इनके मध्य जो सादृश्यता का चिन्ह प्रदर्शित करेंगे अपन वो 4 बिंदुओं के रूप में करेंगे, या फिर आप कह सकते हो डबल अनुपात के रूप में अपन इसे प्रदर्शित करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको उदाहरण दिख रहा होगा, इसमें जो ये चिन्ह है दोस्तों ये किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, इन दोनों समूहों के मध्य सादृश्यता के गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो 2 समूह हैं दोस्तों, इनमें से पहला जो समूह होगा उसमें भी अपने पास 2 चीज़ें दी जाएगी और जो दूसरा समूह होगा उसमें भी 2 चीज़ें दी जाएगी। या तो दोनों अक्षर हो सकते हैं, या दोनों संख्याएं हो सकती हैं, या दोनों शब्द हो सकते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है और इनके मध्य अनुपात का चिन्ह होगा, यानी कि 2 बिंदियों का
चिन्ह होगा। ठीक है, तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिए, फिर एक साथ मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों में 2 समूह दिए होते हैं। प्रथम समूह के पहले एवं दूसरे अंक, अक्षर, शब्द तथा आकृति। जब अपन आकृतियों की बात करेंगे तब वहाँ पर अपन आकृति के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने साथ के साथ आकृति भी ऐड कर दी है ताकि वहाँ अपने को परिभाषा दोबारा से नहीं पढ़नी पड़े। ठीक है, तो प्रथम समूह के पहले एवं दूसरे अंक, अक्षर, शब्द तथा आकृतियों के बीच जो संबंध होता है वही संबंध द्वितीय समूह के, अब जो दूसरा समूह है अपने पास, उसमें भी 2 अक्षर होंगे या शब्द होंगे या संख्या होगी या आकृति होगी, कुछ भी हो सकता है। तो द्वितीय समूह के तीसरे अंक, अक्षर अथवा शब्द अथवा आकृति का छोटे के बीच अपने को निकालना होता है। यानी कि जो संबंध अपने पास, आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हूँ। ये उदाहरण देखिए आप, ये अपने पास सादृश्यता वाला प्रश्न है। कैसे पता लगा? बीच में अपने पास ये 4 बिंदियाँ दिख रही हैं, या आप कह सकते हो डबल रेशो का चिन्ह यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि यहाँ पर सादृश्यता वाला नियम आपको लगाना है। इधर ये पहला ग्रुप दे रखा है, यानी कि पहला समूह दे रखा है, इधर दूसरा समूह दे रखा है। पहले समूह में आपको 2 संख्याएं नजर आ रही होगी। यहाँ पर अंक दे रखे हैं, अंक को आप संख्या भी कह सकते हो। तो यहाँ पर 2 संख्याएं आपको नजर आ रही हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा ग्रुप भी दे रखा है, उसमें भी 2 संख्याएं आपको नजर आ रही हैं। परंतु जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो उनमें से एक संख्या वो गायब कर देगा, या तो ये वाली संख्या गायब कर देगा या ये वाली कर देगा। यहाँ पर जो चौथी संख्या है दोस्तों इस प्रश्न की, वो गायब कर रखी है। तो उसी संख्या का अपने को क्या करना होता है? पता लगाना होता है। किससे पता लगाते हैं? सादृश्यता के माध्यम से पता लगाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस उदाहरण को थोड़े बड़े रूप में लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। आपका कोई सा भी प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड गलत नहीं जाएगा। ये अपना प्रश्न है दोस्तों, जो कि अपने पास यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न को किस प्रकार से लिखते हैं? तो 5:26 डबल अनुपात 1 अनुपात क्वेश्चनवाचक चिन्ह। ये जो क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह जो संख्या आएगी वो अपने को ज्ञात करनी है। ऐसे कैसे एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसे किस प्रकार से हल करेंगे? जो अपन ने अभी इस थ्योरी में पढ़ा है उसी प्रकार से हल करेंगे। तो थ्योरी में क्या पढ़ा है अपन ने? सबसे पहले तो ये चीज़ पढ़ी है किस प्रकार के प्रश्नों में 2 समूह दिए होंगे। तो भैया सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 समूह को छांट लीजिए। तो ये तो हो गया भैया अपने पास पहला समूह और ये हो गया दूसरा समूह। इनके मध्य ये जो चिन्ह है दोस्तों, ये किसे प्रदर्शित कर रहा है? सादृश्यता को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ तक आई चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला है दोस्तों अपने पास कि प्रथम समूह का जो पहला एवं दूसरा या तो अंक हो सकता है, या अक्षर हो सकता है, या शब्द हो सकता है, और जब आकृतियों की बात करेंगे तो आकृतियाँ हो सकती, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है अपने पास? अंक हैं, या फिर आप कह सकते हो संख्याएं। तो पहला जो समूह है उसकी जो दोनों संख्याएं हैं, इनके मध्य जो संबंध होगा दोस्तों आपस में, वही संबंध अपने को कहाँ स्थापित करना है? जो दूसरा समूह होगा उसकी जो संख्या है उनके मध्य स्थापित करना होगा। इसे ही अपन क्या कह रहे हैं? सादृश्यता कह रहे हैं। आप देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो पहले ग्रुप को आप देखिए, यानी कि पहले समूह को देखिए। अपने पास जो संख्याएं दे रखी हैं 5 और 26 दे रखी हैं, तो इनके मध्य आप संबंध स्थापित कीजिए। तो आप ऐसा कीजिए 5 से 26 का निर्माण कीजिए कि 5 से 26 कैसे बन सकता है। तो 5 से 26 कैसे बन सकता है? तो सीधा सीधा यहाँ पर कंसेप्ट लग रहा है कि अगर आप 5 का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा? 5×5 25 आएगा। अब 26 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 का स्क्वायर कर रहे हैं और उसमें 1 जोड़ रहे हैं। तो ये संबंध हो गया दोस्तों 5 और 26 के मध्य, कि 5 से जो 26 बन रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 1 करने पर बन रहा है। अब ये जो संबंध है दोस्तों, ये संबंध अपन कहाँ स्थापित करेंगे? दूसरे समूह में स्थापित करेंगे। देखो पूरे प्रश्न की बात करें तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई और ये चौथी संख्या हो गई। ठीक है, परंतु अलग अलग ग्रुप में बात करें तो यहाँ पर ये पहले ग्रुप की पहली और दूसरी संख्या हो गई, दूसरे ग्रुप की ये पहली और दूसरी संख्या हो गई। एग्जाम में यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में तो चौथी संख्या अपने को ज्ञात करवा रहा है वो, या आप कह सकते हो दूसरे समूह की दूसरी संख्या ज्ञात करवा रहा है। परंतु एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है यही संख्या ज्ञात करवाए, ये संख्या भी आपसे ज्ञात करवा सकता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर अपने को क्या करना है? चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने को पता लग गया कि प्रथम समूह का जो पहली और दूसरी संख्या है इनके मध्य भैया ये संबंध है 5 का स्क्वायर प्लस 1 का। तो ये संबंध आप कहाँ लगा दीजिए? यहाँ लगा दीजिए। तो लगाइए सभी विद्यार्थी। तो एक बार इसे सुव्यवस्थित रूप से मैं लिख देता हूँ दोबारा से। तो 5:26 डबल रेशो 1 रेशो क्वेश्चनवाचक चिन्ह। यहाँ पर 5 से 26 किस प्रकार से बन रहा है? 5 के स्क्वायर प्लस 1 से बन रहा है। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे?
1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। पहली संख्या का अपन ने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर किया और उसमें 1 जोड़ा। तो यहाँ पर भी जो संख्या है इसका स्क्वायर करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो 1 का स्क्वायर भैया क्या होता है, 1 होता है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अपना यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा वो जाएगा सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आया समझ में किस प्रकार से आपको सादृश्यता वाले प्रश्नों को हल करना है। अभी आ जाएगा जब बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा आपको, तब सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले भी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वर्गीकरण में, वही चीज़ें अपने यहाँ पर काम आएगी। ठीक है, तो आगे देखिए सभी विद्यार्थी इस नोट को देखिए। इस टॉपिक का अध्ययन करने से पूर्व आपको सामान्य ज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी वर्णमाला तथा संख्याओं का पता होना चाहिए। इन सभी के संबंध में आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड अपने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सादृश्यता और वर्गीकरण वाले टॉपिक से। जब तक आपको इनके बारे में सामान्य जानकारी पता नहीं होगी तब तक आप इनसे संबंधित प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। इसलिए इनके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। पिछला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वर्गीकरण वाला, वहाँ पर भी इनके संबंध में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में अंग्रेजी वर्णमाला और संख्याओं के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी दे रखी है। इस कक्षा में मैं आपको सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कंप्लीट करवाऊंगा जिनसे अपने एग्जाम में प्रश्न बनता है। सामान्य विज्ञान आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, परंतु सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता, तो उनके बारे में बताऊंगा। बाकी जिन्हें पता है उनके लिए बहुत ही अच्छी बातें, वो भी ध्यान से देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले अपन जो बिंदु कंप्लीट करेंगे वो करेंगे दोस्तों विभिन्न देश और उनकी राजधानियाँ। इस बिंदु से अपने एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सादृश्यता और वर्गीकरण वाले दोनों टॉपिक में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे दोस्तों विभिन्न देशों और उनकी राजधानियाँ। तो सबसे पहला देश आता है अपना भारत देश, जिसकी राजधानी है दोस्तों नई दिल्ली। सभी को पता है अपने भारत की राजधानी कौन सी, नई दिल्ली। दूसरा देश आता है दोस्तों जापान। तो जापान की भी राजधानी अधिकतर बच्चों को पता होती है, परंतु जिन्हें पता नहीं है वो ध्यान में रखेगा कि जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ पर 2021 में ओलंपिक होने वाले हैं, तो ये चर्चाओं में है टोक्यो, तो ध्यान में रखेगा। तो जापान की राजधानी हो गई टोक्यो। अगला जो देश आता है वो है इटली। तो इटली की राजधानी है दोस्तों रोम। सभी विद्यार्थी ध्यान में रखिएगा, इटली की राजधानी है रोम। चौथा देश आता है अपने पास भूटान। तो भूटान की राजधानी है दोस्तों थिम्पू। तो आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भूटान की राजधानी क्या है, तो आप बताओगे थिम्पू। देखिए दोस्तों, ये सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या आपके इस टॉपिक को तो कवर करेंगे इसी, परंतु जो आपका जीके वाला पोर्शन आता है एग्जाम में उसे भी कवर करेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगला जो देश आता है अपने पास वो आता है कनाडा। तो कनाडा की जो राजधानी है दोस्तों वो है ओटावा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान में रखिएगा कि कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें हमें कैसे याद होगी। तो देखिए, इन सभी को आप क्या कीजिए अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, 1-2 बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। कोई भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, जब आप 1-2 बार इन्हें अच्छे से रीड कर लोगे सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, एक बार में किसी को भी याद नहीं होता है, धीरे धीरे चीज़ें याद होती हैं। अगला देश आता है अपने पास फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी भी अधिकतर बच्चों को पता होगी। फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पेरिस। चीन। तो चीन की राजधानी भी पता होगी आपको, बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। तो ध्यान में रखिएगा, एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप सभी के लिए। भारत की राजधानी हो गई नई दिल्ली, जापान की राजधानी हो गई टोक्यो, इटली की राजधानी हो गई रोम, भूटान की राजधानी हो गई थिम्पू, कनाडा की राजधानी हो गई ओटावा, फ्रांस की राजधानी हो गई पेरिस, चीन की राजधानी हो गई बीजिंग। यहाँ तक हो गया सभी को याद? नहीं हुआ तो एक बार इसे नोट डाउन कर लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देश आता है अपने पास जर्मनी। तो जर्मनी की जो राजधानी है दोस्तों वो ध्यान में रखिएगा, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला देश आता है अपने पास ग्रीस। तो जो ग्रीस देश की राजधानी है वह है दोस्तों एथेंस। तो एथेंस किसकी राजधानी है, ग्रीस देश की राजधानी है। थाईलैंड। तो थाईलैंड देश की राजधानी है बैंकॉक। तो इसके बारे में भी आपको पता होगा। अगला आता है अपने पास फिलीपींस। जो फिलीपींस देश है इसकी जो राजधानी है दोस्तों वह है मनीला। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मनीला किसकी राजधानी है, तो आप बताओगे फिलीपींस की। अब यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है गत वर्षों में कि जो अपने पास एशियाई विकास बैंक है, एडीबी जिसे अपन बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है
वो कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मनीला, फिलीपींस में। या तो मनीला देगा ऑप्शन में या फिलीपींस देगा। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। फिलीपींस एक देश है दोस्तों जिसकी राजधानी मनीला है और यहाँ पर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय अवस्थित है। आ गया समझ में? तो एक और चीज़ मैंने आपके साथ के साथ क्लियर कर दी। अगला देश आता है अपने पास ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों कैनबरा। सभी विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ठीक है। इसी नाम से रिलेटेड एक और नाम आता है अपने पास, यानी कि एक और देश आता है ऑस्ट्रिया। इस प्रकार से ऑस्ट्रिया को लिखा जाता है। तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है दोस्तों वो है वियना। क्या है? वियना है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की तो राजधानी है कैनबरा, जबकि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अगला देश आता है अपने पास वियतनाम। तो वियतनाम की जो राजधानी है दोस्तों वो है हनोई। तो सभी विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे कि जो वियतनाम की राजधानी है वह है दोस्तों हनोई। ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको ध्यान में रहे। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ग्रीस की राजधानी है एथेंस, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वियतनाम की राजधानी है हनोई। अगला देश आता है अपने पास नॉर्वे या नॉर्वे, कुछ भी इसे कह सकते हैं अपन। तो नॉर्वे जो देश है इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है ओस्लो। क्या है? ओस्लो। तो ध्यान में रखिएगा नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अगला देश आता है मॉरिशस। तो जो मॉरिशस की राजधानी है वह है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस। ठीक है। पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी है। न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वह है दोस्तों विलिंगटन। ध्यान में रखिएगा विलिंगटन। विलिंगटन किसकी राजधानी है? तो आप बताओगे न्यूजीलैंड की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला देश आता है अपने पास नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की जो राजधानी है वो है द हेग। तो सभी विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे नीदरलैंड की राजधानी है द हेग। अगला देश आता है अपने पास अमेरिका। तो अमेरिका की जो राजधानी है दोस्तों वह है वाशिंगटन। इसके पीछे डीसी भी लगाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। ठीक है। अमेरिका को बोला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। तो सभी विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। अगला देश आता है अपने पास हंगरी। तो हंगरी की जो राजधानी है वह है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी की राजधानी है। अगला देश आता है अपने पास अर्जेंटीना। जो अर्जेंटीना की राजधानी है वह है दोस्तों व्यूनस। सभी विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे अर्जेंटीना की राजधानी व्यूनस। अगला देश आता है अपने पास ईरान। तो ईरान की जो राजधानी है दोस्तों वह है तेहरान। ईरान, तेहरान एक जैसे ही शब्द आपको लग रहे होंगे, तो ध्यान में रखिएगा ईरान की राजधानी है दोस्तों तेहरान। इसके बाद जो देश आता है वो आता है इराक। तो इराक की राजधानी है दोस्तों बगदाद। अगला देश आता है अपने पास लीबिया। तो लीबिया की जो राजधानी है वह है त्रिपोली। त्रिपोली लीबिया की राजधानी है। अगला देश आता है अपने पास जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वह है हरारे। सभी विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। अगला देश आता है अपने पास मलेशिया। तो मलेशिया की जो राजधानी है दोस्तों वह है कुआलालंपुर। तो सभी विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे कि कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको अच्छे से याद रहे। नीदरलैंड की राजधानी द हेग, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, अर्जेंटीना की राजधानी व्यूनस, ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अन्य देशों की ओर। तो अन्य देश आता है अपने पास इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो वर्तमान में राजधानी है वह है दोस्तों जकार्ता। इसकी राजधानी चेंज हो सकती है दोस्तों, तो अभी आप इसका गूगल कर लीजिएगा कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है। ठीक है। जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा रीजनिंग में, तो उसमें तो आपको जकार्ता ही दिया जाएगा। तो इंडोनेशिया की राजधानी है दोस्तों जकार्ता। ठीक है। नाइजीरिया जो देश है इसकी राजधानी है दोस्तों लागोस। ये भी काफ़ी चर्चाओं में रहता है नाइजीरिया, तो ध्यान में रखिएगा नाइजीरिया की जो राजधानी है वह है लागोस। म्यांमार।
तो म्यांमार की जो राजधानी है वो है दोस्तों नेपिडा शहर, या फिर इसे नेपिडो भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, नेपिडो शहर किसकी राजधानी है? म्यांमार की राजधानी है। अगला देश आता है अपने पास ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के बारे में आपको पता होगा कि ब्राज़ील की जो राजधानी है वो है रियो डी जेनेरो। जो रियो डी जेनेरो है दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पृथ्वी सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध है। रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था यहाँ पर, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में, जो कि ब्राज़ील की कैपिटल है। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अंतिम जो देश है अपने पास वो है साइप्रस। साइप्रस की जो कैपिटल है वो है निकोसिया। तो इस प्रकार से ये इतने ही देश आपको ध्यान में रखने हैं। मेन जो देश हैं उनकी कैपिटल मैंने आपको बताई है। इन सभी को आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब अपन बात करेंगे विभिन्न देशों की मुद्राओं के बारे में। तो पहला देश आता है दोस्तों भारत। तो भारत में जो भारत की करेंसी है यानी कि जो मुद्रा है उसे क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। ठीक है। यूएसए यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यहाँ सभी जो करेंसी चलती हैं वो डॉलर चलती हैं। ठीक है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में टका चलता है, यानी कि जो वहाँ की करेंसी है उसे टका कहा जाता है। तो भारत में तो रुपया चलता है भैया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया में डॉलर चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, ब्रिटेन में पाउंड चलता है, बर्मा में ख्यात चलता है, ख्यात। ठीक है। इटली में लीरा चलता है, जापान में एन चलता है, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हो कि जो जापान की करेंसी यानी कि जो मुद्रा है उसे एन कहा जाता है। किसी भी माध्यम से आप समझ सकते हो, मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। रूस की जो मुद्रा है वह है रूबल। तो अभी एक बार और रिपीट कर देता हूँ। भारत में तो रुपया चलता है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया में डॉलर चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, ब्रिटेन में पाउंड है, बर्मा में ख्यात, इटली में लीरा, जापान में येन, रूस में रूबल। ठीक है। आगे देखिए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, इराक में दीनार चलता है, थाईलैंड में बाहट चलता है, बाहट ध्यान में रखिएगा। थाईलैंड की जो करेंसी है वो है बाहट। पोलैंड। तो पोलैंड में जलाटो चलता है, जलाटो, वहाँ की करेंसी को क्या कहा जाता है? जलाटो कहा जाता है। चीन। तो चीन में चलता है गुआन, रेन मिंची। ये पीछे जो शब्द हैं ये रेन मिंची है। ठीक है, रेन मिंची। तो चीन में गुआन, रेन मिंची चलता है, जो कि वहाँ की मुद्रा है। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड में गिल्डर चलता है, गिल्डर। ये नीदरलैंड की मुद्रा है यानी कि करेंसी है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से भी रिलेट करके प्रश्न पूछा जाता है। अब अपन बात करेंगे विभिन्न देश और उनके खेल। पहला देश आता है दोस्तों अपना भारत। अपने भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह है हॉकी। आप सभी को पता होगा कि अपने भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। नहीं पता है तो अब ध्यान में रखिएगा। अगला देश आता है अपने पास इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों देशों का जो राष्ट्रीय खेल है वह है क्रिकेट। तो ध्यान में रखिएगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वह है क्रिकेट। अगला देश आता है अपने पास कनाडा। तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वह है बर्फर हॉकी। बर्फर हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगला देश आता है अपने पास जापान। तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वह है जूडो। तो सभी विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे, जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वह है जूडो, जैसे जूडो, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चीन। तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वह है टेबल टेनिस। अगला देश है अपने पास ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो राष्ट्रीय खेल है वह है फुटबॉल। अंतिम अपने पास देश आता है मलेशिया। तो मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वह है बैडमिंटन। तो कुछ प्रमुख देश थे और उनके प्रमुख खेल थे, या आप कह सकते हो राष्ट्रीय खेल थे, जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा? आपको प्रश्न दे देगा सादृश्यता का, उसमें एक जो समूह देगा उसमें क्या दे देगा? वो दे देगा, जैसे कि मान लीजिए भारत, उसने दे दिया भारत हॉकी, ऐसे दे दिया। ठीक है। फिर सादृश्यता का चिन्ह देगा, फिर इधर दे देगा वो आपको ब्राज़ील, नाम दे दिया उसने ब्राज़ील, और फिर अनुपात का चिन्ह और यहाँ पर क्वेश्चनवाचक चिन्ह दे देगा। अब ये प्रश्न जो है ये सादृश्यता का प्रश्न बन गया,
लेकिन है तो भैया जीके का ही प्रश्न। कैसे जीके का प्रश्न? आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। तो इसी प्रकार ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फुटबॉल हो जाएगा। अब जब तक आपको पता नहीं होगा कि विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल क्या हैं, तब तक अपन इस प्रश्न का कैसे उत्तर करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये चीज़ें मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपन बात करेंगे दोस्तों विभिन्न देश और उनके सरकारी दस्तावेज। तो अपने भारत का जो सरकारी दस्तावेज है उसे क्या कहा जाता है? वाइट पेपर कहा जाता है। यानी कि वाइट पेपर अपने भारत का सरकारी दस्तावेज है। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का जो सरकारी दस्तावेज होता है उसे ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है। फ्रांस, तो फ्रांस का जो सरकारी दस्तावेज है उसे येलो बुक के नाम से जाना जाता है। तो वाइट पेपर तो अपने भारत का हो गया, ब्लू बुक ब्रिटेन का हो गया, येलो बुक फ्रांस का हो गया। अगला जो देश आता है वो है जापान। तो जापान का जो सरकारी दस्तावेज है उसे ग्रे बुक कहा जाता है। अंतिम बचता है अपने पास इटली। तो इटली का जो सरकारी दस्तावेज है उसे ग्रीन बुक कहा जाता है। तो ये सभी नाम आपको ध्यान में रखने हैं। भारत का जो सरकारी दस्तावेज है वो वाइट पेपर है, ब्रिटेन का ब्लू बुक है, फ्रांस का येलो बुक है, जापान का ग्रे बुक है, इटली का ग्रीन बुक है, ठीक है। अगला बिंदु आता है अपने पास विभिन्न देश और उनकी संसद। अलग अलग देशों में संसद को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके संबंध में आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। पहला नाम आता है अपना भारत। तो अपने भारत में संसद को क्या कहा जाता है? संसद ही कहा जाता है। अमेरिका में जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है। जापान में संसद को डाइट कहा जाता है। ईरान में संसद को मजलिस कहा जाता है। मजलिस नाम ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में, मजलिस कहा जाता है। अफगानिस्तान की जो संसद है उसे शोरा कहा जाता है। तो 5 महत्वपूर्ण देश बताए और उनकी संसद का नाम बताया। तो भारत की जो संसद है उसे संसद ही कहा जाता है। अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है, ईरान में मजलिस कहा जाता है, अफगानिस्तान में शोरा कहा जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है अपना क्रांति उत्पादन। जो विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ हुई है उनका संबंध किससे है, इसी के संबंध में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ से आपके जीके में भी प्रश्न पूछा जाता है। जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें हर बार क्रांति से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोनों चीज़ें आपके साथ के साथ क्लियर हो रही हैं, तो बिल्कुल भी इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। पहला आता है अपने पास श्वेत क्रांति। जो श्वेत क्रांति है दोस्तों, इसका संबंध किससे है? तो आप बताओगे दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। इसका प्रश्न 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि भूरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आप बताओगे खाद्यान्न उत्पादन से। अगला आता है अपने पास रजत क्रांति। तो रजत क्रांति का जो संबंध है वह है अंडा उत्पादन से। अंतिम आता है अपने पास सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो बागवानी उत्पादन से है। जो बागवानी प्रकार के फसलें हैं उनके उत्पादन से हैं। तो ये सभी को एक बार में रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आता है श्वेत क्रांति। तो श्वेत का मतलब क्या हो गया? सफ़ेद। सफ़ेद क्या होता है? दूध होता है। तो आप समझ जाना कि श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी उत्पादन से, ठीक है। ये सभी क्रांतियाँ आपको ध्यान में रखनी है। अगला बिंदु आता है अपने पास विभिन्न देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीक। तो अपने भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह है अशोक चक्र। दूसरा आता है अपने पास ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह है कंगारू, जो कि एक जानवर है। अगला आता है अपने पास पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह है चांद सितारे, यानी कि चांद सितारा। अगला आता है अपने पास नाम स्पेन। तो स्पेन देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह है गरुड़ पक्षी। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह है गोल्डन रोड। ग्रेट ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह है गुलाब का फूल अथवा सफ़ेद लिली। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इन्हें आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे तो विभिन्न देश और उनकी प्रमुख नदियाँ। तो अपने भारत देश की जो सबसे प्रमुख नदी है वह है गंगा। इंग्लैंड की जो सबसे प्रमुख नदी है वह है टेम्स नदी। एक और प्रश्न जीके में पूछा जाता है कि जो इंग्लैंड शहर है, यानी कि जो लंदन शहर है, वो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है।
तो लंदन शहर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित हैं? तो वहाँ पर उत्तर आता है टेम्स नदी के किनारे। तो ध्यान में रखिएगा, इंग्लैंड की जो प्रमुख नदी है वह है टेम्स नदी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदी है वह है यारा। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी क्या है? यारा। फ्रांस की, तो फ्रांस की जो प्रमुख नदी है वह है सीएन। सीएन, ठीक है, नाम ध्यान में रखिएगा, सीएन। इटली की बात करें तो इटली की जो प्रमुख नदी है वह है पो। पो जो नदी है ये अपने पास इटली की प्रमुख नदी है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की जो सबसे प्रमुख नदी है वह है राइन। इसका भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। राइन किसकी नदी है? जर्मनी की प्रमुख नदी है। अगला नाम आता है अपने पास ऑस्ट्रिया का। जो ऑस्ट्रिया देश है दोस्तों, इसकी जो प्रमुख नदी है उसका नाम है डेन्यूब। नाम ध्यान में रखिएगा, डेन्यूब। जो डेन्यूब नदी है दोस्तों ये ऑस्ट्रिया देश की प्रमुख नदी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की क्या थी? यारा थी। कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप है जिसकी प्रमुख नदी है यारा, जबकि जो ऑस्ट्रिया है दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी प्रमुख नदी है डेन्यूब, ठीक है। अगला है दोस्तों चीन। जो चीन देश है इसकी जो प्रमुख नदी है उसका नाम है यांगसी क्यांग। जो अंतिम शब्द लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर ये इस प्रकार से है क्यांग। तो यांगसी क्यांग थोड़ा अटपटो नाम लग रहे हो तो समझ जाओ, अटपटो नाम आ जाओ तो वह चीन की ही कोई ना कोई चीज़ है। तो यांगसी क्यांग चीन की एक प्रमुख नदी है। इसका प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखाण जो कि यांगसी क्यांग किस देश की प्रमुख नदी है? तो आप बताओगा चीन की, ठीक है। आगे चला, अगला देश आता है अपने पास अमेरिका। तो अमेरिका की जो प्रमुख नदी है वह है दोस्तों मिसिसिपी, या फिर इसे मिसौरी नदी भी कहा जाता है। तो मिसिसिपी या मिसौरी जो नदी का नाम है ये अपने पास अमेरिका की नदी का नाम है। और अमेरिका जो अपने पास स्थित है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है दोस्तों उसी में ही स्थित है। एक तो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, एक है दक्षिणी अमेरिका। ये दोनों अलग अलग महाद्वीपों के नाम हैं। तो अपने यहाँ जो अमेरिका है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए भी कहा जाता है, ये उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है, जिसी में ही अपने पास कनाडा भी स्थित देश हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देश और उनकी प्रमुख नदियाँ आपके कंप्लीट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अन्य चीज़ों की ओर। अब अपन बात करेंगे दोस्तों कर्मचारी और कार्यस्थल। जो विभिन्न प्रकार के कर्मचारी होते हैं उनके कार्यस्थल को किस नाम से जाना जाता है? वैसे ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, परंतु जो बुक्स होती है अपनी रीजनिंग की उनमें दे रखा है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। कोई सा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वैसे आपके एग्जाम में सीधा सा प्रश्न आएगा, परंतु इन फ्यूचर जब भी आप कोई बड़ा एग्जाम दोगे तब वहाँ पर आपके यहाँ से प्रश्न बनेगा। इसलिए सारी चीज़ें पढ़ना अति आवश्यक है दोस्तों। बार बार आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी है, एक बार ही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो पहला आता है अपने पास नाम वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक कहाँ काम करते हैं भैया? लैब में काम करते हैं। तो वैज्ञानिक का संबंध हो जाएगा लैब से। कामगार, जो कामगार होते हैं वो कहाँ काम करते हैं? कारखाना में काम करते हैं, ठीक है। इंजीनियर, तो इंजीनियर जहाँ काम करते हैं उसे साइट कहा जाता है। इंजीनियर जो होते हैं, इंजीनियर को क्या कहा जाता है हिंदी में? अभियंता कहा जाता है। तो अभियंता साइट पर काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि वैज्ञानिक का जो कार्यस्थल होता है वो लैब होता है, कामगार का जो कार्यस्थल होता है वो कारखाना होता है, इंजीनियर का जो कार्यस्थल होता है वो साइट होता है, वकील का जो कार्यस्थल होता है वो न्यायालय होता है, मिस्त्री का जो कार्यस्थल होता है वो गैराज होता है, नाविक का जो कार्यस्थल होता है वो जहाज होता है, जुआरी का जो कार्यस्थल होता है वो कैसीनो या जिसे जुआघर भी कहते हैं ये होता है, अध्यापक का जो कार्यस्थल होता है वो होता है विद्यालय, ठीक है। ये सभी आप नोट डाउन कर लेना। अब बात करेंगे अपन जीव विज्ञान से संबंधित अध्ययन। जीव विज्ञान के अंतर्गत अपन कुछ अध्ययन पढ़ते हैं, उन्हीं का आपको नाम ध्यान में रखना है। सबसे पहले आता है अपने पास पेडोलॉजी। जो पेडोलॉजी है दोस्तों इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। अगला आता है अपने पास पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न रोगों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा नाम आता है अपने पास वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी में वायरस, जिसे अपन विषाणु भी कहते हैं, वायरस का अध्ययन किया जाता है। अगला नाम आता है अपने पास एंटोमोलॉजी।
जो एंटोमोलॉजी है दोस्तों, इसमें एंट यानी कि कीट का अध्ययन किया जाता है। अगला नाम आता है दोस्तों कार्डियोलॉजी। तो कार्डियो का संबंध हृदय से होता है, तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय संबंधी रोगों और विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कार्डियोलॉजी का सीधा सीधा संबंध है हृदय से। हेमेटोलॉजी, तो हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान, जिसे आप क्या कहते हो, बॉटनी कहते हो, इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान, जिसे आप जूलॉजी कहते हो, इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी कुछ शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ अध्ययन है। ये दोनों तो अपने पास विज्ञान की शाखा हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को आप बॉटनी कहते हो, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान को आप जूलॉजी कहते हो, जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण अध्ययन है ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको ध्यान में रह जाए। पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में एंट यानी कि कीटों का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण अध्ययन है जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए, जो प्रमुख थे वही मेंशन किए हैं। बाकी जो आपके पास जो भी कंटेंट है, यानी कि जो भी आपके पास विज्ञान से संबंधित बुक है, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों विज्ञान से संबंधित कुछ अन्य चीज़ें आती हैं, जैसे विभिन्न भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक हो गया, धातु अधातु हो गया, और भी जो अन्य महत्वपूर्ण सामान्य टॉपिक आते हैं दोस्तों विज्ञान के, वो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बात करें तो आगे आता है दोस्तों संख्याओं का ज्ञान, जैसे कि सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, इनका आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछली कक्षा में जानकारी दी थी। अगला आता है अपने पास वर्ग घन संख्याओं का ज्ञान, जो भी अपने पास विभिन्न प्रकार की संख्या हैं उनका वर्ग और घन आपको पता होना चाहिए। जनरली 1 से लेकर 20 या 30 तक आपको वर्ग और घन पता होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, जिसके संबंध में मैंने काफ़ी अच्छे से पिछली कक्षाओं में जानकारी दे रखी है आप सभी को। अगला है दोस्तों उपकरण, खोज, भौतिक राशियों के मात्रक आदि का ज्ञान होना चाहिए। ये विज्ञान का ही पार्ट है। तो उपकरण, खोज, भौतिक राशियों के मात्रक, इन सभी का भी आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से पहले मैंने आपको क्या बताया है दोस्तों, इस टॉपिक का बेस बताया है कि इन सभी से रिलेटेड प्रश्न भी यहाँ पर सादृश्यता में पूछा जाता है, और एक जो पिछला टॉपिक था वर्गीकरण, उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आगे अपन मुख्य जो पार्ट आता है इसे प्रारंभ करते हैं। यहाँ से अपना ये टॉपिक प्रारंभ होएगा। अभी तक अपन ने जो चीज़ें काम आएगी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, आगे होगी समझ में अच्छे से। जो भी मेरे पास नॉलेज थी उस आधार पर मैंने आपको नॉलेज दे दी है, बाकी टॉपिक में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं अपने इस टॉपिक को, सादृश्यता यानी कि एनालॉजी को। ठीक है, देखिए दोस्तों जो पहला प्रकार रहेगा यानी कि जो पहला टाइप रहेगा, उसके अंतर्गत अपन शब्द सादृश्यता का अध्ययन करेंगे। शब्दों से रिलेटेड अपने पास प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें अपने को क्या करना है, सादृश्यता का गुण अप्लाई करना है। किस प्रकार से करना है वो आप इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हो। देखिए मित्रों, मैंने आपको पहले ही प्रारंभ में ये चीज़ बता दी है कि जो सादृश्यता का प्रश्न पूछा जाएगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अपन, शब्द सादृश्यता पढ़ रहे हैं, तो शब्द के आधार पर ही समझा देता हूँ। पहले आपको शब्द दिया जाएगा, फिर रेशों का चिन्ह दिया जाएगा, फिर शब्द दिया जाएगा। इन दोनों शब्दों को अपन क्या बोलेंगे, प्रथम समूह बोलेंगे। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि जो प्रश्न होते हैं उनमें 2 समूह दिए जाते हैं, जिनमें से ये पहला समूह हो जाता है। फिर अपने पास डबल रेशो के चिन्ह दिए जाएंगे, फिर अगला यहाँ पर शब्द दिया जाएगा, फिर रेशो का चिन्ह दिया जाएगा, फिर अगला शब्द दिया जाएगा। इस प्रकार से अपने पास 4 शब्द होते हैं प्रश्न में। ये तो हो जाता है प्रथम समूह, और ये हो जाता है द्वितीय समूह, जिसका ये तीसरा अक्षर हो जाता है और ये चौथा अक्षर हो जाता है। यानी कि पूरे प्रश्न का ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर और ये चौथा अक्षर। ठीक है, अब प्रश्न जब पूछेगा आपसे तो इनमें से आपको कोई सा भी एक वो शब्द गायब कर देगा, या तो इस वाले को गायब कर देगा या इस वाले को गायब कर देगा, या फिर इन दोनों को देखकर इधर से भी वो गायब कर सकता है। किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जनरली जो सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको इधर के दोनों शब्द गिवन होंगे, परंतु इधर से वो एक शब्द गायब कर देगा। ठीक है, अब देखिए आप सभी उदाहरण के माध्यम से समझिए, आपको बड़े आसान तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण देखिए सभी विद्यार्थी, क्या अपने पास प्रश्न दिया गया है। प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वायरस, अनुपात का चिन्ह,
वायरोलॉजी, फिर डबल अनुपात का चिन्ह, एंट, फिर अनुपात का चिन्ह, फिर क्वेश्चनवाचक चिन्ह। यानी कि जो प्रश्न है उसमें दे रखा है अपने पास पहला शब्द वायरस, दूसरा शब्द दे रखा है वायरोलॉजी, तीसरा शब्द दे रखा है एंट और चौथा शब्द आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन भी साथ के साथ यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप सभी इसका फटाफट से उत्तर कर सकते हो। कैसे करोगे? वायरस का जो अध्ययन किया जाता है वो वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि वायरस का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार इसी की जैसे अपन क्या कह सकते हैं कि जो एंट होता है यानी कि जो कीट होते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? अपने पास एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा भैया? एंटोमोलॉजी आएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि एंट का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजी कहलाएगा। जिस प्रकार से वायरस का अध्ययन क्या कहला रहा था? वायरोलॉजी कहला रहा था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? इसलिए पहले मैंने आपको इन सभी के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान की थी। आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। अगला उदाहरण आप सभी मित्र देखिए। जो उदाहरण नंबर 2 है दोस्तों, उसमें अपने पास शब्द दे रखा है नैनीताल, फिर दे रखा है उत्तराखंड, फिर जो अगला समूह है उसमें दे रखा है मुन्नार, फिर क्वेश्चनवाचक चिन्ह दे रखा है। ठीक है, और इस क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन भी साथ के साथ दिए गए हैं। तो अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे करोगे आप? जो नैनीताल है दोस्तों ये उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है। उसी प्रकार जो मुन्नार है दोस्तों ये केरल राज्य का हिल स्टेशन है। जो मुन्नार है ये केरल राज्य में स्थित है। नैनीताल तो स्थित है उत्तराखंड में, जबकि मुन्नार स्थित है केरल में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामान्य जो ज्ञान है यानी कि जो आपकी जीके वो काम आई। कैसे काम आई? अगर आपको पता नहीं होता कि भैया मुन्नार केरल में है अथवा नहीं है, अब जैसे कि आपको पता नहीं होता तो आप कैसे कंफर्म करते कि मुन्नार केरल में है? इसलिए आपको थोड़ा सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। बाकी जैसे अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे तो आपको पता लग ही जाएगा। तो सभी को विद्यार्थियों को पता लग गया होगा कि नैनीताल उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है, जबकि मुन्नार केरल राज्य का एक हिल स्टेशन है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3। इसमें क्या है? शब्द समूह के समान शब्द खोजना होता है। यानी कि अपने पास क्या होगा? 3 शब्द दे देगा और उसी के समान एक शब्द ऑप्शन में दे देगा जिसको अपने को खोजना होता है। कैसे खोजेंगे वो देखिए आप। प्रश्न है भैया इसमें दे रखा है कुर्सी, स्टूल, सोफा और यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चनवाचक चिन्ह। अब यहाँ पर क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह ऐसा शब्द लेना है आपको जो इनके जैसा हो। ठीक है, या इनसे समानता प्रदर्शित करता हो। तो जैसे अपन ऑप्शन पर जाते हैं तो अपने पास दे रखा है पहला ऑप्शन पलंग, फिर दे रखा है अलमारी, फिर दे रखा है मेज, फिर दे रखा है बेंच। तो जैसे आप इन शब्दों को अच्छे से रीड करते हो, कुर्सी, स्टूल, सोफा, तो ये सभी क्या है भैया? बैठने के साधन है। और बेंच भी अपने पास क्या होती है? बैठने के लिए होती है। तो यहाँ पर जो सटीक उत्तर होएगा वो क्या होएगा? बेंच होएगा। ठीक है, तो उत्तर हो जाता है कि कुर्सी, स्टूल, सोफा, बेंच सभी बैठने के लिए काम में आते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर पलंग भी तो बैठने के काम आता है, परंतु यहाँ पर जो आंसर करेंगे वो अपन बेंच का करेंगे, क्योंकि जनरली बैठने के लिए बेंच का ही प्रयोग करते हैं। पलंग को अपन सोने के लिए प्रयोग में करते हैं, अलमारी चीज़ों को रखने के लिए करते हैं, मेज का भी चीज़ों को रखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो 3 शब्द दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? फ्लड, फायर, साइक्लोन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आएगा साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब क्या होता है? चक्रवात। ठीक है, तो फ्लड, फायर, साइक्लोन ये 3 अंग्रेजी के शब्द दे रखे हैं। चौथा शब्द आपको बताना है जो कि इन्हीं के समान होना चाहिए। अब आपको क्या पता होना चाहिए? इनका मीनिंग पता होना चाहिए। आपको पता है वैसे मीनिंग सभी को। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़ होता है। फायर का मतलब क्या होता है? आग होता है। साइक्लोन का मतलब क्या होता है? चक्रवात होता है। ये सभी क्या हैं भैया? प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब ऐसा शब्द का चयन करना है जो इनसे रिलेट करता हो। तो जैसे अपन ऑप्शन पर जाते हैं तो एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट प्राकृतिक आपदा नहीं हुआ। डैमेज ये भी नहीं हुआ। रेन ये भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप होता है। भूकंप जो कि एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है दोस्तों, प्रकृति के द्वारा ये जनरेट होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अर्थक्वेक। फ्लड, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक ये सभी दोस्तों क्या है? प्राकृतिक आपदाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये टाइप समझ में आई नहीं है आपको? किस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि शब्द समूह दे रखा है और उसी के समान आपको क्या करना होगा? शब्द का चयन करना होगा जो कि अपने पास ऑप्शन में दिया होगा। तो यहाँ तक वही चीज़ें क्लियर। आगे चलते हैं अपन। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 4। किस प्रकार का ये प्रश्न है आप देखिए अच्छे से।
एक तरफ दे रखा है, यानी कि जो पहला समूह दे रखा है उसमें जो 2 शब्द दिए गए हैं वो दिए गए हैं संपादक पत्रिका। दूसरा जो समूह है ये पूरा गायब कर रखा है, यानी कि क्वेश्चनवाचक चिन्ह यहाँ पर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न में जो दूसरा शब्द समूह है इसका पता लगाना है। कहाँ से पता लगाओगे, ऑप्शन से पता लगाओगे। कैसे लगाओगे, पहले शब्द समूह के आधार पर लगाओगे, यानी कि जो पहला शब्द समूह दे रखा है उसमें जो दोनों शब्द दिए गए हैं इनमें आपस में जो संबंध है वही संबंध कहाँ होना चाहिए, जो दूसरा शब्द समूह है उसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहला जो समूह दे रखा है इसमें आप संबंध स्थापित कीजिए। ये जो उदाहरण है दोस्तों ये बुक्स में आपको इस टाइप से मिलेगा, यानी कि टाइप दे देगा बुक्स में जोड़ा शब्द सादृश्यता, और उसी के अंतर्गत इस उदाहरण को आपको समझाया जाएगा। इसे मैं एक और अन्य नाम दे सकता हूँ, शब्द समूह सादृश्यता। ठीक है, तो अपने को अलग अलग टाइप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपन ने पहले ही प्रारंभ में टाइप डाल दी है कि शब्द सादृश्यता, यानी कि शब्दों से रिलेटेड जिस भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं अपने पास सादृश्यता से वो अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को सभी विद्यार्थी हल करने का प्रयास कीजिए। आपके पास ऑप्शन भी दे रखे हैं तो ईजिली आप इन्हें हल कर सकते हो। देखिए सबसे पहले समूह को अपन देखते हैं जिनमें ये अपने पास 2 शब्द दिए गए हैं संपादक और पत्रिका। इनमें आपस में कैसे संबंध स्थापित करेंगे। देखिए जो संपादक होता है दोस्तों ये क्या करता है, पत्रिका का संपादन करता है, यानी कि आप कह सकते हो प्रकाशन करता है। पत्रिका की जो पूरी देखरेख करता है वो कौन करता है, संपादक करता है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो दोस्तों कि जो पत्रिका का संपादक होता है वो क्या होता है, पत्रिका का डायरेक्टर होता है, यानी कि जो पत्रिका का निर्देशक होता है वो कौन होता है, संपादक होता है। तो इसी प्रकार का संबंध आपको स्थापित करना है जो अपने पास यहाँ पर समूह आएगा उसमें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो जैसे मैं ऑप्शन को देखता हूँ तो पहले से प्रारंभ करते हैं देखना, चलचित्र दृश्य। तो इन दोनों का कहीं से कहीं इस प्रकार का संबंध है क्या, नहीं है बिल्कुल भी। चलचित्र और दृश्य एक जैसे ही है, यहाँ पर कोई भी किसी का भी डायरेक्टर नहीं है। बी वाला ऑप्शन है संगीत और अभिनेता। तो देखिए दोस्तों संगीत जो होता है इसका जो संबंध स्थापित होता है वो संगीतकार से होता है, न कि अभिनेता से। अभिनेता अलग चीज हो गया, संगीत अलग चीज हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन क्रॉस हो जाते हैं अपने पास। सी ऑप्शन पर चलते हैं, तो सी ऑप्शन में अपने पास शब्द दे रखा है नाटक और निर्देशक। ये जो दोनों शब्द हैं नाटक और निर्देशक, क्या इनका संबंध बैठ रहा है इसके समान। तो आपका उत्तर हो जाएगा जी सर बिल्कुल बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है, आपको पता है कि जो नाटक का मंचन करता है वो कौन करता है, निर्देशक करता है, यानी कि पूरी नाटक की देखरेख कौन करता है, उस नाटक का निर्देशक करता है। जैसे कि यहाँ पर संपादक जो था वो पत्रिका की देखरेख कर रहा था। तो अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर व्याख्या भी लिख रखी है मैंने आपके लिए कि जो संपादक होता है वो पत्रिका की हर चीज़ देखता है, ठीक उसी प्रकार नाटक का मंचन निर्देशक की देखरेख में होता है। तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है क्योंकि अपनी कक्षा काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इसका जो एक और पार्ट रह जाता है अपने पास वो अपन अगली कक्षा में कंप्लीट कर देंगे, यानी कि अगली कक्षा में अपन ये शब्द सादृश्यता का जो बाकी का पार्ट है उसे देखेंगे, फिर उसके बाद अक्षर सादृश्यता देखेंगे, फिर संख्या सादृश्यता देखेंगे, फिर उसके बाद जो चित्रित आकृतियों की सादृश्यता है उसे देखेंगे। यानी कि अगले लेक्चर में अपन पूरा इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। आज क्या था, कुछ बेसिक जानकारी देनी थी आपको, इस वजह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया, बाकी अपना आज ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है दोस्तों आपको ये टॉपिक समझाने का। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा दोस्तों, वो चीज़ें अब आपको आसान लग रही होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।